क्या पीरियड्स के रुकने के बाद यानी मेनोपॉज के बाद जो ब्लीडिंग होता है, क्या ये यूट्रस के कैंसर की वजह से होता है? आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। सो दोस्तों, पीरियड्स का रुकना या मेनोपॉज हम जब बोलते हैं जब एक महिला में पीरियड्स 1 साल या उससे भी ज़्यादा समय के लिए रुक जाते हैं और वापस नहीं आते। ये यूजुअली 40s या 50s में होता है, मतलब जब महिला 40 या 50 की उम्र के आसपास रहती है। इंडिया में एवरेज इसका मेनोपॉज का एज रहता है 48 ईयर्स टू 52 ईयर्स। तो एक बार मेनोपॉज आ गया जहाँ पे पीरियड्स 1 साल के ऊपर से बंद हो गए, इसके बाद जो भी ब्लीडिंग होता है जो महिला महसूस करती है, इसको अनयूजुअल या एबनॉर्मल माना जाना चाहिए। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर बार बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगा और हमेशा लाल कलर का खून निकलेगा, ये ज़रूरी नहीं रहता है। कई बार हो सकता है कि फाउल स्मेलिंग, मतलब जो बदबू वाला जो लिक्विड है वो निकल रहा है। कई बार हो सकता है कि पिंक कलर का लिक्विड निकल रहा है और कई बार ब्राउनिश लिक्विड निकल रहा है। और ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो सकता है, कई बार वो छोटे क्वांटिटी में होता है जिसको हम मेडिकल टर्म में स्पॉटिंग बोलते हैं। तो इतने छोटे क्वांटिटी में भी जब ये ब्लीडिंग होता है जिसको हम एबनॉर्मल मानते हैं। तो इसके कारण क्या है? क्या ये हमेशा कैंसर की वजह से होता है? ये इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो जब हम पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, जो पीरियड के रुकने के बाद होने वाले ब्लीडिंग की बात करते हैं, तो इसमें सबसे कॉमन कॉज क्या है? सबसे कॉमन कॉज है अट्रोफी। अट्रोफी मतलब जहाँ पे जो आपका फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ओवरी है और यूट्रस है, बर्थ कैनाल है, ये धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं क्योंकि इनका जो रिप्रोडक्टिव काम था वो ख़त्म हो गया रहता है। जैसे कि आप जानते हैं, ओवरीज या जो अंडाशय हैं, यहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं जो पूरे जेनिटल ट्रैक्ट को हेल्दी रखते हैं अपने हार्मोन के सिक्रेशन की वजह से। और जब इनका काम बंद हो जाता है, दैट इज़ द मेन रीज़न जहाँ पे मेनोपॉज होता है, दैट इज़ द रीज़न। तो जब ये बंद हो जाता है तो क्या है, यूट्राइन जो लाइनिंग, जो बच्चेदानी का जो अंदर का लाइनिंग है ना, ये अट्रोफी मतलब इसमें बदलाव आता है और वो लुब्रिकेशन नहीं रहता है। तो इसकी वजह से जब ये बिना लुब्रिकेशन के ये जो बच्चादानी का लाइनिंग एक दूसरे से रगड़ता है तो ब्लीडिंग हो सकता है। ठीक इसी तरह वजाइनल कैनाल में, सर्विक्स में भी चेंजेस आते हैं जहाँ पे इनका जो लाइनिंग है ना नाजुक बन जाता है या फ्रजाइल बन जाता है, और ये जब घिसते हैं और इससे जब घिसने की वजह से जब इरोजन्स होते हैं, मतलब जैसे छोटे छोटे घाव होते हैं, यहाँ से ब्लीडिंग होके आपको हो सकता है कि एक पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग का एहसास हो। तो ये सबसे कॉमन रीज़न है, दैट इज़ अट्रोफी। सेकंड में आता है कई सारे इन्फेक्शंस। ये सर्विसाइटिस हो सकते हैं, वजाइनल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, तो इसमें कई सारे प्रकार के आते हैं। थर्ड आता है पॉलिप्स। पॉलिप्स एक लोकल एरिया में जहाँ पे सेल्स तेज़ी से डेवलप होते हैं तब जाके पॉलिप्स बनता है। ये पॉलिप्स के ऊपर हम डिटेल में सेकेंड या थर्ड वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे इसके ऊपर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न। और कई ऐसे महिला हैं जहाँ पे हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहे हैं या थोड़े लोग ब्रेस्ट कैंसर के लिए टैमोक्सिफेन ले रहे हैं, इनमें भी ब्लीडिंग का रिस्क रहता है। फाइनली आता है कैंसर, जहाँ महिला को हो सकता है पीरियड रुकने के बाद ब्लीडिंग के लक्षण के साथ वो उसका प्रेजेंटेशन। ये कौन से कैंसर्स हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा यूट्रस का कैंसर, उसके बाद आएगा सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर माने बच्चादानी या गर्भकोश का जो मुंह रहता है ना, उसका कैंसर। बट ये पूरे कारणों में आप देखोगे तो ये ब्लीडिंग के लिए जो कारण है, इनमें से सिर्फ 10% ही ऐसे केसेस रहेंगे जहाँ पे ये कैंसर की वजह से रहता है। सो ये जानना ज़रूरी है कि कोई भी महिला जिसका मेनोपॉज आ गया है और जिनको ब्लीडिंग हो रहा है, सो ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये कैंसर की वजह से होता है। सिर्फ 10% ही ऐसे पेशेंट्स रहेंगे जहाँ पे ये कैंसर रहता है। बट हालांकि कैंसर का रिस्क है, तो हर कोई ऐसे पेशेंट जहाँ पे ब्लीडिंग का कंप्लेंट है, इनको
अच्छे से हमें इवैल्यूएट करना रहता है। तो हम ये ऐसे पेशेंट्स को हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं? तो पहला रहेगा कि डिटेल में हम हिस्ट्री ले रहे हैं, कि जहाँ पे हम बातचीत करके समझ रहे हैं कि और कोई दिक्कत है क्या इनको, क्या पहले फैमिली में कोई हिस्ट्री है, फैमिली में यूट्राइन कैंसर का रिस्क है, या पेशेंट ऑलरेडी ब्रेस्ट कैंसर के लिए कोई दवाई खा रहा है, या पहले कोई सर्जरी हो रखा है। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी रहती हैं। इसके साथ ही हम एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन में बर्थ कैनाल या वजाइनल कैनाल से सर्विक्स को और सर्विक्स के मुंह को हम डिटेल में एग्जामिन करते हैं, पैप स्मीयर भी लेते हैं। उसके बाद आता है ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड। ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड मतलब बर्थ कैनाल या वजाइनल कैनाल से सोनोग्राफी का प्रोब डाल के हम पूरा एरिया को, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को सोनोग्राफी से इमेज करते हैं। यहाँ पे जो बच्चादानी है इसके लाइनिंग का थिकनेस हमें पता चलता है, यहाँ पे कोई एब्नॉर्मेलिटी है या कोई मास है या गठान है, ये हमें पता चलता है। और ये स्टैंडर्ड टेस्ट हैं, जिसके साथ थोड़े बहुत ब्लड टेस्ट भी कई बार सुझाव दिया जाता है आपको। तो ये जो फाइंडिंग्स है, हमने आपको आपका हिस्ट्री जाना, एग्जामिनेशन किया, हमने एग्जामिनेशन में डिटेल पैप स्मीयर भी लिया और सोनोग्राफी भी किया। ये सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि क्या आप में कैंसर का रिस्क तो नहीं है। तो जब अगर हमें लग रहा है कि इसमें कैंसर का रिस्क हो सकता है, तभी जाके हम जो एडिशनल या एडवांस टेस्ट है, जैसे कि MRI है, CT स्कैन है और बायोप्सी है, वो स्टेज तक पहुंचते हैं। तो ये था दोस्तों एक ब्रॉड ओवरव्यू के जब कोई महिला को पीरियड्स बंद होने के बाद भी जब ब्लीडिंग होता है तो इसके कारण क्या रहते हैं और इसमें कैंसर का रिस्क कितना रहता है और हम ये पेशेंट्स में कैसे ट्रीटमेंट तक पहुंचते हैं। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। और ये सीरीज़ को देखते रहिए। यूट्राइन कैंसर के ऊपर, मतलब गर्भकोश के कैंसर के ऊपर काफ़ी सारे टॉपिक्स को लेकर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। कैंसर रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही यूज़फुल इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।